हाय फ्रेंड्स, आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियोस अ लॉट। बट अगर आप और डिटेल में कवरेज चाहते हो वीडियोस की तो आप मेरे कोर्स को परचेज कर सकते हो। कोर्स को परचेज करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है। लिंक पे जाके क्लिक करना, एंड्रॉयड का ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करके उस ऐप में आप स्टोर में जाना। स्टोर में जा करके आप देखोगे स्टोर है या कोर्स लिखा होगा या स्टोर लिखा होगा, उस पे जाना। आप उसमें से अपना कोर्स सिलेक्ट करके बाय कर सकते हैं। चैप्टर वाइज खरीदने के भी ऑप्शन है और पूरा कोर्स वाइज खरीदने के भी ऑप्शन है एट अ प्राइस एज लो एज ₹99। यस, यू हर्ड इट राइट, 99। आई हैव केप्ट द प्राइसेस वेरी लो सो दैट सब कोई अफोर्ड कर सके। इसमें क्या मिलेगा आपको? इसमें मिलेगा पूरा कोर्स, कंप्लीट वीडियोस, कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट एमसीक्यूज, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का एक पार्ट बनोगे जिसमें मैं रेगुलर अपडेट्स भी करता रहूंगा रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट आई विल बी टेकिंग फ्यू लाइव सेशंस जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको तब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे दिए गए नंबर को कॉल करके आप इंक्वायर कर सकते हैं। मेरी टीम में से कोई ना कोई आपको हेल्प जरूर करेगा। और अगर आप चाहते हो कि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें वैसे भी, तो आप नीचे दिए गए लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल का लिंक दिया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसको भी ज्वाइन करोगे तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? We will, in today's section, we'll cover the new market, that is oligopoly. क्या है oligopoly? चलिए, oligopoly थोड़ा बहुत मोनोपोली के जैसा है, लेकिन पूरा तो नहीं, थोड़ा बहुत चेंजेस है इसमें। इट्स अ मार्केट with a large number of buyers but a very limited sellers, and each seller occupies a significant market share. For example, telecom industry. टेलीकॉम इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोपोली। टेलीकॉम इंडस्ट्री में क्या है, नंबर ऑफ बायर्स बहुत ज्यादा हैं और सेलर्स कितने हैं, लिमिटेड है। वी हैव जियो, वी हैव एयरटेल, वी हैव वोडाफोन आइडिया, अब तो मर्ज हो गए हैं, एंड वी हैव बीएसएनएल। बट मेजर प्लेयर दो ही हैं, वो है बीएसएनएल, सॉरी वो है एयरटेल एंड जियो। बीएसएनएल तो दूर दूर तक मेजर प्लेयर नहीं है। एनीवे, तो क्या है, ओलिगोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर ओनली फ्यू फर्म्स इन द इंडस्ट्री producing either homogeneous or closely related product. They are either producing homogeneous products or they are producing products which are closely related, that is very close substitutes. Under oligopoly, each firm produces a considerable portion of total output. हर एक फर्म जो है वो total output का बहुत ही बड़ा शेयर प्रोड्यूस करता है। जैसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या था, एवरी सेलर was producing very insignificant proportion of total output, क्योंकि बहुत ज्यादा सेलर्स थे उसमें। इसमें सेलर्स कम है। कार इंडस्ट्री भी इस मार्केट का एग्जांपल है। तो कितने कार सेलर्स हैं, लिमिटेड है। वी हैव मारुति, वी हैव होंडा, वी हैव टोयोटा, वी हैव टाटा, वी हैव महिंद्रा, वी हैव फोर्ड। इंडिया से चली गई है, फोर्ड भी नहीं बचा, तो कंपटीशन है। हुंडई है, तो हुंडई इज अगेन अ वेरी मेजर प्लेयर। बट जितने भी प्लेयर्स के मैंने नाम लिए, सब जो है टोटल मार्केट शेयर का एक बहुत बड़ा पार्ट, बहुत बड़ा हिस्सा ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है सबने। इसलिए हर एक सेलर बहुत बड़ा सेलर है। हर सेलर के पास जो इस मार्केट में एग्जिस्ट करता है वो बहुत ही पैसे वाला होता है, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल होता है। इट कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस बाय इट्स ओन एक्शन। तो हर एक सेलर एक बहुत बड़ा मार्केट का प्रोपोर्शन कैप्चर करता है, तो उस एक का प्राइस चेंज होगा तो वो पूरे मार्केट को हिला सकता है। अगर टाटा ने अपनी कार को सस्ता या महंगा कर दिया तो मार्केट में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। दैट्स व्हाट इट मींस। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली में। टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली में पहला आता है प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली। ये प्योर ओलिगोपोली क्या है, इफ द फर्म प्रोड्यूस होमोजेनस प्रोडक्ट। अगर कोई फर्म होमोजेनस प्रोडक्ट, एक सा प्रोडक्ट बना रहे हैं सारे फर्म जितने भी ओलिगोपोली में हैं, देन इट इज कॉल्ड अ प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली। Though it is rare to find such oligopoly situation, yet cement, steel, aluminium, chemical industry जो है प्योर ओलिगोपोली, क्योंकि सीमेंट या जो केमिकल बनाते हैं या सीमेंट बनाते हैं, सबका प्रोडक्ट देखने में ऑलमोस्ट सेम है और कंपोनेंट भी अंदर सेम है, इसलिए उसको क्या बोला गया है, प्योर ओलिगोपोली बोला गया है, क्योंकि थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है। राइट, अगर सीमेंट को हम बैग से बाहर निकाल दें और सीमेंट को अलग अलग रख दें तो सीमेंट के ओनर्स भी नहीं बोल पाएंगे हमारे ब्रांड का कौन सा है, इसलिए उसको प्योर ओलिगोपोली बोला गया। दूसरा, imperfect or differentiated oligopoly. Imperfect oligopoly is an oligopoly market where the firms are selling, ये ऐसे imperfect oligopoly market where firms are selling differentiated product, अलग। जैसे Hyundai अपनी कार बेच रहा है, जो दो प्रोडक्ट को हम डिफरेंशिएट कर सके। Hyundai अपनी कार बेच रहा है, राइट, मारुति अपनी कार बेच रहा है,
दोनों ब्रांड अलग है, हालांकि क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है लेकिन ब्रांड्स अलग है, डिफरेंशिएटेड है, इसको हम लोग डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली बोलते हैं। नेक्स्ट इज कॉल्यूसिव ओलिगोपोली। देखिए जब कुछ फर्म्स आपस में मिल जाए और मिल के डिसाइड कर ले कि हमें ये प्रोडक्ट इतने का ही बेचना है और इतनी क्वांटिटी ही बेचनी है, जब वो प्राइस और आउटपुट में मिल के डिसीजन ले ले, कलेक्टिवली डिसीजन ले ले कि इससे ज़्यादा नहीं बेचना है, इसको हम लोग कॉल्यूसिव ओलिगोपोली कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें तो 1960s में जितने भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज थी, मिडिल ईस्ट बेसिकली ऑयल बेचता है, राइट, अभी भी उनका बिजनेस मेन ऑयल बेचना ही है। तो मिडिल ईस्ट में जितनी भी कंट्री हैं, इराक, ईरान, कुवैत, तो ये पहले ना 1960s के पहले ये आपस में लड़ते थे कि आपस में प्राइस में कम्पीट करते थे। तो इराक सस्ता कर देता था तेल का दाम, सो दैट हमसे कोई तेल खरीद ले, ईरान उससे और सस्ता कर देता था। तो बेसिकली दे यूज्ड टू कम्पीट विद ईच अदर। तो बाद में उन्होंने एक कार्टेल बनाया, एक कार्टेल मतलब एक उन्होंने अग्रीमेंट बनाया आपस में, जैसे इसको ओपेक बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। जो जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्री जो ऑयल एक्सपोर्ट करते थे, उन्होंने अपना एक अग्रीमेंट बनाया, एक कार्टेल बनाया कि हम लोग सब कोई प्राइस के लिए प्राइस कम नहीं करेंगे, एक ही प्राइस में बेचेंगे, ठीक है। तो एक ही प्राइस में बेचेंगे एंड टू अश्योर कि सबका जो ऑयल का आउटपुट है वो एग्जॉस्ट हो जाए, बिक जाए। तो इन्होंने आउटपुट भी डिसाइड कर लिया कि इससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करेंगे। और आउटपुट कैसे डिसाइड करते थे कि अगर वर्ल्ड में ऑयल का डिमांड, लेट्स से ऑयल का डिमांड हज़ार लीटर होने वाला है, तो ये सब मिलके 900 लीटर ही प्रोड्यूस करते थे ताकि सबका माल बिक जाए। तो इन्होंने एक अग्रीमेंट बनाया इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, जिसको बोला गया कार्टेल। और इन्होंने क्या किया, प्राइस बढ़ा दिया और सबने साथ में प्राइस बढ़ाया। तो ये जब ऐसा होता है, इसको हम लोग कॉल्यूसिव ओलिगोपोली बोलते हैं। इफ द फर्म कोऑपरेट विद ईच अदर इन डिटरमाइनिंग द प्राइस और आउटपुट और बोथ, इट इज कॉल्ड कॉल्यूसिव ओलिगोपोली। एंड नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपोली, जब फर्म अपने अपने प्राइस के हिसाब से चलता है, हर एक फर्म अपने अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलता है, अपना प्राइस खुद सेट करता है, वो किसी से डिस्कस नहीं करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कॉल्यूसिव। ये चारों इंपॉर्टेंट है, चारों में से डिफरेंसेस आ सकते हैं या चारों के डेफिनेशन आ सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली में। पहला फीचर इज देयर इज एन इंटेंस कंपटीशन। यस, इंटेंस कंपटीशन तो होगा ही, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से ज़्यादा इसमें है कंपटीशन, बिकॉज इसमें हर एक सेलर एक बहुत बड़ा सेलर है, हर एक सेलर एक बहुत मेजर पोजीशन ऑक्यूपाई करता है मार्केट में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर एक भी सेलर ने ऐड दिया तो हर सेलर ऐड देना चालू कर देगा। एक भी सेलर अगर कोई स्कीम लेके आएगा, हर सेलर अपना स्कीम ले आएगा। एक भी सेलर अगर कोई बड़ा लेट्स से किसी ब्रांड एम्बेसडर को, किसी सुपरस्टार को ब्रांड एम्बेसडर बनाता है, बाकी सब ब्रांड भी ब्रांड एम्बेसडर किसी सुपरस्टार को बना लेंगे, ठीक है। तो ऐसा चलता है। तो इंटेंस कॉम्पिटिशन, व्हेन देयर आर वेरी फ्यू प्रोड्यूसर्स इन इंडस्ट्री, कीन कॉम्पिटिशन अमंग देम इज बाउंड टू एग्जिस्ट। कम कॉम्पिटिटर्स है तो कॉम्पिटिशन रहेगा ही। Since there are only few firms, each firm produces a large share of the market. अब देखो ना, अब एयरटेल और जियो में इतना कंपटीशन है, जियो कुछ भी करता है तो एयरटेल इमीडिएटली उसके रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ ले आता है। Each firm with only few rival firm knows that it has a significant market power to influence the market price. हर फर्म को पता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं कुछ भी करूंगा तो मार्केट में प्राइस में बहुत फर्क पड़ने वाला है। बट उसको ये भी पता है, बट इट ऑल्सो नोज दैट अदर फर्म इन द इंडस्ट्री आर ऑल्सो हैविंग सच पावर टू। तो एयरटेल को पता है कि मैं कुछ भी करूंगा तो इंडस्ट्री में धमाका मच जाएगा, और उसको ये भी पता है कि जियो कुछ भी करेगा तो इंडस्ट्री में धमाका मच जाएगा। तो ये लोग बहुत सोच समझ के चलते हैं। द नंबर ऑफ फर्म्स इज सो स्मॉल दैट एनी एक्शन बाय वन फर्म इज लाइकली टू इफेक्ट द राइवल फर्म, ठीक है। एक फर्म कुछ भी एक्शन करेगा तो राइवल फर्म को इफेक्ट होगा ही। देयरफॉर एवरी फर्म कीप्स अ क्लोज वॉच ऑन द एक्शन ऑफ द राइवल फर्म। तो हर एक फर्म एक दूसरे के पूरी खबर रखते हैं कि वो क्या करने वाले हैं, सो दैट हम अपने स्ट्रैटेजी उसके हिसाब से प्रिपेयर कर लें। इट इज ऑलवेज बिजी इन प्रिपेयरिंग एन अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी टू डील विद द राइवल फर्म, ठीक है। तो ये वही लिखा है। नेक्स्ट इज इंटरडिपेंडेंस। हर फर्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ओलिगोपोली इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म विद रिस्पेक्ट टू डिसीजन मेकिंग। हर फर्म एक दूसरे का वेट करते हैं कि वो जो भी करेगा हम उसके हिसाब से हम करेंगे, वो जो भी स्ट्रैटेजी बनाएगा उसके स्ट्रैटेजी को काउंटर करने के लिए हम एक नई स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो ये जो है एक इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। हर एक फर्म एक दूसरे के ऊपर डिसीजन बनाने के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। The number of firms in oligopoly is so few that each firm is worried about how its rivals will react to what it does. तो अगर मान लो एयरटेल या मान लो हुंडई या मारुति अगर कोई डिसीजन लेता है, तो डिसीजन लेने के साथ ये भी सोचता है कि मेरे इस डिसीजन से अगर मारुति कोई डिसीजन लेगा तो हुंडई उसको कैसे फाइट करेगा, उस डिसीजन से कैसे कॉम्बैट करेगा उसको, ये
भी उसको टेंशन रहती है। तो ऐसा नहीं कि आपने कोई डिसीजन ले लिया और इम्प्लीमेंट कर दिया तो आप फ्री हो गए। अब दूसरी टेंशन ये है कि मेरे डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के बाद मेरा राइवल क्या करने वाला है, वो भी देखना है, और राइवल जो करेगा उस पे उसको हम जवाब कैसे देंगे वो भी सोचना पड़ता है। तो रीजन फॉर दिस इज दैट व्हेन द नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन small, any change in price, output, product, etc. by one firm will affect the rival firm and will force them to retaliate by changing price, output और प्रोडक्ट। अगर कोई प्रोडक्ट में चेंजेस लाता है एक फर्म तो दूसरा भी उसको, दूसरे को मतलब मजबूरी में काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर अगर मान लो जैसे एप्पल और सैमसंग की बात करें, हाँ सैमसंग कुछ भी करता है तो एप्पल उसको रिटेलिएट करने के लिए अगले अपडेट में ले आता है, राइट। तो यही है, एनी एक्शन बाय वन फर्म विल कॉल फॉर रिएक्शन बाय ट्राइबल फर्म्स। तो एग्जैक्टली यहाँ पे वही लिखा है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। तो हमने पढ़ा कि ओलिगोपोली विदाउट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इसको प्योर बोलते हैं, एंड ये तो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट आप पढ़ लेना। अभी हमने टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली पढ़ा। इंपॉर्टेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, इसमें सेलिंग कॉस्ट का बहुत ही मेजर रोल है। सेलिंग कॉस्ट इसमें एडवर्टीजमेंट तो इसमें भरपूर है, बिकॉज हर एक फर्म के पास बहुत पैसे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई फर्म ऐड कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, हर फर्म ऐड में एंडलेस खर्च कर सकता है। तो इसमें कंपटीशन है। तो इसमें आप देखो बड़े बड़े कार्स के जो ऐड आते हैं या एयरटेल और जियो के जो आते हैं एड्स, आप देखो कोई सुपरस्टार को ही लेके आते हैं वो ब्रांड एम्बेसडर बना के, ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए। तो इसमें सेलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बिकॉज इसमें एक्चुअली देखा जाए तो there is a huge competition, much more than what is there in monopolistic competition. So in the view of intense competition and interdependence of the firm under oligopoly, the firm compete with each other through various sales promotion measures like price cutting, discounts, door to door campaign, advertisement, etc. Next is barrier to entry. अब देखिए इसमें बैरियर टू एंट्री क्या है कि ओलिगोपोली इसीलिए है बिकॉज नंबर ऑफ फर्म्स कम है, और नंबर ऑफ फर्म्स कम इसीलिए है क्योंकि नया फर्म उस मार्केट को ज्वाइन नहीं कर पाता है बिकॉज बहुत सारे बैरियर्स हैं, है ना। जैसे ही कोई ज्वाइन करना चाहता है तो तुरंत एक फर्म जो है रिटेलिएट करके उसको बाहर निकाल देता है। आई जस्ट गिव यू वन इंसिडेंट। जैसे अभी इंडिया में कोला ड्रिंक जो है वो दो ही है, एक थम्स अप है, कोका कोला एंड पेप्सी। तो कोका कोला एंड थम्स अप बिलोंग्स टू द सेम कंपनी, सो बेसिकली यू हैव थम्स अप एंड यू हैव पेप्सी। बट अगर बात करें किसी और ब्रांड की, क्यों कोई और कोला ब्रांड नहीं आ पाया? बिकॉज इन्होंने एक बैरियर बना रखा है एंट्री का कि वो आ ही नहीं सकता। कैसा बैरियर? लेट्स अंडरस्टैंड। एक ब्रांड है आरसी कोला, आई थिंक इट्स अ यूएस बेस्ड ब्रांड। आरसी कोला ने इंडिया में एंटर करने की कोशिश की थी। आरसी कोला इज़ अ बहुत अच्छा ड्रिंक है, वो कोला बेस्ड ड्रिंक है, टेस्ट भी अच्छा है। बट जैसे ही आरसी कोला इंडिया में एंटर किया, उन्होंने एंटर पहले जितने भी मेट्रो सिटीज़ है, कैलकाटा, मुंबई, नाउ कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई, ये सब बड़े बड़े शहरों से इन्होंने एंटर करने की कोशिश की। कुछ दिन आए, बट थम्स अप ने क्या किया, जितने भी थम्स अप के डिस्ट्रीब्यूटर थे उनको बोल दिया कि अगर आप आरसी कोला डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो हम आपको अपना प्रोडक्ट नहीं देंगे। ठीक है, तो भाई डिस्ट्रीब्यूटर को लगा कि हम क्यों ऐसे ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मारे, क्योंकि थम्स अप वो दिन में अगर 1,000 बॉटल बेच रहे थे तो भाई उनका तो लॉस हो गया ना। अगर एक बॉटल में 50 पैसा भी उनको मिलता है तो 1,000 बॉटल में 500 रुपये दिन का मिला। तो थम्स अप ने बोला हम विड्रॉ कर लेंगे, हम आपको नहीं देंगे, या आप आरसी कोला बेचो या मेरे को बेचो। अब मुझे ये ऑप्शन मिलेगा, मैं तो थम्स अप ही बेचूंगा, आरसी कोला नया नया आया है और आ करके मैं कितना ही बेच लूँगा। ठीक है, तो आरसी कोला को किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पे एंटर नहीं करने दिया। और उसके बाद थम्स अप, जैसे ही आरसी कोला आया, थम्स अप ने इतने एड्स दिए राइट, अपने प्राइजेस को गिरा दिया, एड्स बहुत एग्रेसिवली दिए पेप्सी और थम्स अप ने, कि आरसी कोला कम्पीट कर ही नहीं सका। क्योंकि आते ही आरसी कोला के लिए पॉसिबल नहीं था प्राइस गिरा करके, एडवर्टीजमेंट दे करके फ्लड ला दिया था एडवर्टीजमेंट का, तो वो मार्केट से बाहर निकल गए। तो ऐसे बैरियर्स क्रिएट करते हैं। हालांकि आरसी कोला इज एन एस्टैब्लिश्ड ब्रांड बट नहीं कम्पीट कर सका, राइट। So the existence of oligopoly in the long run necessitates the existence of effective barrier to entry of new firm to the industry. In the absence of these barrier to entry of new firm, the oligopoly may not retain its characteristic of few sellers in the long run. अगर barrier नहीं बनाते तो ये जो characteristic है few sellers वो नहीं रहता। barrier है इसीलिए few sellers है। A lot many industries are dominated by few large firm in most of the modern economies because of such barriers. क्या barriers है? Barriers such as large scale production. अब भाई देखो, अगर जैसे स्टील की बात करें, स्टील में टाटा स्टील के साथ कोई compete करने आएगा तो वो compete नहीं कर सकेगा, बिकॉज टाटा स्टील का प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल में होता है, तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। वी नो इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। तो जब हम लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करते हैं, मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है।
अब टाटा स्टील किसी भी एक नए फर्म को मार्केट से बाहर निकालने के लिए अपने स्टील के प्राइसेस को बहुत गिरा सकता है, क्योंकि वो लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करता है, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑलरेडी बहुत कम है। जब तक वो बाहर नहीं होगा वो एकदम कम दाम में बेचेगा, और जैसे ही बाहर हो जाएगा वापस अपने प्राइस को बढ़ा देगा। वही कॉस्ट एडवांटेज ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म, प्राइस कटिंग, प्राइस कट कर सकते हैं, कंट्रोल ओवर इंपॉर्टेंट इनपुट्स। अब स्टील बनाने के लिए इनपुट क्या चाहिए? कोल चाहिए। अब टाटा स्टील जो है, अगर कोई मान लो टाटा स्टील का कॉम्पिटिटर आ गया लेट्स से, और टाटा स्टील जिससे कोल खरीदता है, टाटा स्टील उसको बोल देगा मैं आपसे कोल नहीं लूंगा, अगर आप नए प्लेयर को कोल दोगे तो मैं किसी और से कोल लूंगा। अब भाई कोल सप्लाई करने वाला पागल तो है नहीं कि इतना बड़ा क्लाइंट छोड़ दे एक नए छोटे से फर्म के लिए, तो वो उस फर्म को रॉ मटेरियल देना बंद कर देगा, टाटा स्टील को ही कोल मिलेगा। अब जब रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो नया फर्म एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो रॉ मटेरियल पे कंट्रोल करते हैं, पेटेंट्स ले लेते हैं, पेटेंट मतलब उनका प्रोडक्ट की कॉपी नहीं कर सकता। तो ये ऐसे बैरियर्स है जिसके चलते ओलिगोपोली एग्जिस्ट करता है। अब देखो ओलिगोपोली का जो डिमांड कर्व है वो इनडिटर्मिनेट है, मतलब इसका डिमांड कर्व कैसा होगा ये जान पाना बहुत मुश्किल है। जैसे परफेक्टली इलास्टिक का डिमांड कर्व कैसा है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मोनोपोली का डाउनवर्ड स्लोपिंग बट स्टीपर। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का डाउनवर्ड स्लोपिंग बट फ्लैटर। इसका डिमांड कर्व क्या है ना, इसका डिमांड कर्व इनडिटर्मिनेट है। कैसा है समझ कोई नहीं पाया, क्यों? डिमांड कर्व फेस बाय ओलिगोपोली फर्म इज इनडिटर्मिनेट। ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। A demand curve shows the amount of product a firm can sell at various price. And a firm under perfect competition or monopolistic competition faces a definite demand curve because it can ignore the reaction of the rival. But this is not so under oligopoly. Oligopoly में ऐसा नहीं है। देखो monopolistic competition, perfect competition का demand curve certain है कि ऐसा ही होगा। इसका certain क्यों नहीं है? Because इसके rival बहुत कम है और इसके rival का reaction बहुत ज़्यादा। एक कुछ भी आप करोगे राइवल तुरंत कुछ कर देगा। आप प्राइस घटाओगे सारे राइवल प्राइस इमीडिएटली घटा देंगे। आप प्राइस बढ़ाओगे सारे राइवल प्राइस शायद कांस्टेंट रखे। क्या करेंगे? प्राइस आपके प्राइस बढ़ाने से वो क्या करेंगे पता नहीं, शायद नहीं बढ़ाएंगे। तो राइवल का रिएक्शन इसमें जज करना बड़ा मुश्किल है, जिसके चलते डिमांड कर्व को जज करना बड़ा मुश्किल है। एंड ओलिगोपोली कैन नॉट इग्नोर द रिएक्शन ऑफ राइवल फर्म इन व्यू ऑफ द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द फर्म, क्योंकि हर एक फर्म एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। Any change in price by one firm may result in the change in the price of rival firm. As a result, the demand curve faced by an oligopoly keep on shifting. Therefore, demand curve in oligopoly is not definite. This point is very important. Oligopoly का demand curve definite नहीं है। कोई नहीं बोल पाएगा कि oligopoly firm का demand curve कैसा होगा, because एक जन प्राइस चेंज करेगा दूसरा फर्म इमीडिएटली प्राइस चेंज कर देगा और डिमांड कर्व कैसा होगा पता नहीं चलेगा। सो इट फेसेस अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल डिमांड कर्व, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। हम इस सेक्शन को यहाँ खत्म करते हैं। अगले सेक्शन में मैं किंग डिमांड कर्व के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसमें डिमांड कर्व को ओलिगोपोली के डिमांड कर्व को मैंने और डिटेल में डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच।